भारत का वायु प्रदूषण ये अब सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। तो चलिए आज इस संकट की तह तक चलते हैं, समझते हैं इसके कारण क्या हैं, इसके नतीजे कितने भयानक हैं और सबसे जरूरी कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये नंबर देखिए, 12 साल। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो औसत साल हैं जो दिल्ली में रहने वाले हर इंसान की जिंदगी से सिर्फ जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से कम हो रहे हैं। मतलब शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली की हवा आपकी जिंदगी का एक पूरा दशक छीन रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा खतरा जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है। ये तुलना हमें एकदम साफ साफ बताती है कि हर एक सांस के साथ हमारे फेफड़ों का क्या हाल हो रहा है। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये आज की इसी पल की हकीकत है। और ये आंकड़ा 500, ये वो संख्या है जो हमें झकझोर कर रख देनी चाहिए। भारत में हर दिन प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से 5 साल से कम उम्र के लगभग 500 बच्चों की मौत हो जाती है। आपको इसकी भयावहता का अंदाजा तब होगा जब आप जानेंगे कि ये संख्या कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे कुल सैनिकों की संख्या के बराबर है। ये एक खामोश जंग है जो हम हर रोज हार रहे हैं। तो आखिर इस पूरे संकट का विलेन है कौन? इसका नाम है PM 2.5। ये इतने छोटे, इतने बारीक कण होते हैं कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। ये सीधे हमारे फेफड़ों से होते हुए खून में पहुंच जाते हैं और फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह बनते हैं। अब जब समस्या इतनी साफ और इतनी बड़ी है तो सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यहीं से शुरू होता है एक दूसरे पर उंगली उठाने का एक ऐसा खेल जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो आखिर इस संकट का दोषी कौन है? क्या वो किसान हैं जो पराली जलाते हैं, या फिर हमारी सरकारें, या दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखे? अक्सर हम किसी एक विलेन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। अच्छा, तो असलियत क्या है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 51% आता है औद्योगिक प्रदूषण से। उसके बाद 27% हिस्सा है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का, और फिर आता है 17% पराली जलाने का। तो किसी एक चीज पर सारा ध्यान लगा देना, जैसे कि सिर्फ पटाखे या सिर्फ पराली, हमें असल और बड़ी तस्वीर देखने ही नहीं देता। और होता क्या है कि जो ब्लेम गेम है ना, ये एक धुएं के पर्दे जैसा काम करता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं, केंद्र सरकार राज्यों पर, और इस तूतू मैमे के बीच जो असल मुद्दे हैं, जो असली कारण हैं, उन पर कोई ठोस मिलकर काम हो ही नहीं पाता। चलिए अब इस ब्लेम गेम से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये समस्या इतनी गहरी क्यों है। इसकी जड़ें हमारी नीतियों में, हमारे भूगोल में और हमारी आदतों में छिपी हैं। तो देखिए, प्रदूषण का पहला और सबसे बड़ा पिलर है हमारे शहर और हमारी इंडस्ट्रीज। अकेले दिल्ली की बात करें तो 1.25 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं। फिर है फैक्ट्रियां जिनसे लगातार धुआं निकल रहा है, कंस्ट्रक्शन की धूल उड़ रही है और बड़े पैमाने पर कूड़ा भी जलाया जाता है। ये सब मिलकर हवा को साल के 365 दिन जहरीला बनाते हैं। और यह स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि हमारे किसान एक तरह के सिस्टमैटिक जाल में कैसे फंसे हुए हैं। उन्हें विलन की तरह देखना बहुत आसान है, पर असलियत यह है कि दशकों से लिए गए फैसलों ने उन्हें इस मजबूरी में धकेल दिया है। हरित क्रांति के बाद से पानी ज्यादा पीने वाले धान की खेती बढ़ी। फिर 2009 में पानी बचाने के लिए कानून आया जिसने धान की बुआई को और लेट कर दिया। नतीजा, किसानों के पास धान काटने और गेहूं बोने के बीच सिर्फ 10-15 दिन बचते हैं। ऐसे में पराली जलाना ही उनके लिए सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता बन जाता है। और तीसरा और बहुत बड़ा कारण है हमारा भूगोल। खासकर सर्दियों में पूरा उत्तर भारत एक गैस चेंबर जैसा बन जाता है। होता यह है कि ठंडी हवा की एक परत नीचे की गर्म और प्रदूषित हवा के ऊपर एक ढक्कन की तरह जम जाती है और उसे ऊपर उठने नहीं देती। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। हवा की रफ्तार भी कम होती है, तो गाड़ियों, फैक्ट्रियों और पराली का सारा धुआं यहीं जमीन के पास फंस कर रह जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस भौगोलिक जाल में हमेशा के लिए फंस गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए एक ऐसे शहर का उदाहरण देखते हैं जिसने दुनिया को दिखाया है कि बदलाव मुमकिन है। अगर हम आज से बस एक दशक पीछे जाएं तो चीन की राजधानी बीजिंग का हाल दिल्ली से भी कहीं ज्यादा बुरा था। वहां के प्रदूषण को दुनिया एयर पॉकेलिप्स के नाम से जानने लगी थी। ये वहां का एक राष्ट्रीय संकट था। तो बीजिंग ने किया क्या? ये आंकड़े देखिए, ये कमाल के हैं। कुछ ही सालों में उन्होंने PM 2.5 के स्तर में 60% से भी ज्यादा की कमी कर दी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो और तरीका सही हो तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। ये तुलना ये हमें आईना दिखाती है। एक तरफ चीन है जिसने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल किया और सख्त कानून लागू किए,
और दूसरी तरफ हम हैं जो अभी ब्लेम गेम में फंसे हैं, जहां कानूनों का पालन ठीक से नहीं होता और केंद्र राज्य के झगड़ों में असल काम पीछे छूट जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे का रास्ता क्या है, क्या किया जा सकता है। अब समय है ब्लेम गेम को छोड़कर समाधान पर ध्यान देने का। देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन इसके लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, जो कानून पहले से बने हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, किसानों को पराली जलाने के बजाय दूसरे विकल्प दिए जाएं और उसमें आर्थिक मदद भी दी जाए। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा और सस्ता बना दिया जाए कि लोग अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करना कम कर दें। और सबसे जरूरी, साफ हवा को एक चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा ताकि सरकारें इस पर काम करने के लिए मजबूर हों। और ऐसा नहीं है कि यह बदलाव नामुमकिन है, जमीन पर लोग इससे मुमकिन बना रहे हैं। पंजाब के किसान जयदीप सांगा जैसे लोग मिसाल हैं। उन्होंने पराली को समस्या नहीं बल्कि अपनी जमीन के लिए खाद बना लिया है। बस ऐसे ही इनोवेटिव तरीकों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने खड़ा है, भारत का प्रदूषण संकट 3 चीजों का कॉकटेल है, हमारा भूगोल, हमारी नीतियां और हमारी आदतें। हम भूगोल तो नहीं बदल सकते, पर क्या हम अपनी नीतियां और अपनी आदतें बदल सकते हैं? और इन दोनों में से किसे बदलना सबसे मुश्किल होगा? इस सवाल का जवाब ही इस संकट से निकलने का रास्ता तय करेगा।